हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कराधान सहायक परीक्षा पर। ये जो आपकी एक कराधान सहायक परीक्षा है, कराधान सहायक परीक्षा, इसके लिए आपको दस्तावेज सबमिट करना है। तो आज का ये जो वीडियो नंबर कौन सा है, हमारा वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 में हमने क्या बात करी थी? वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि 87%, ये जो रिजल्ट आपका आता है 18%, 87% और 13% का आता है। तो ये जो 87% वाले हैं ये होते हैं मेन लिस्ट में स्टूडेंट, और ये जो 13% वाले हैं ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं प्रोविजनल लिस्ट में। ये सब बातें हमने वीडियो नंबर 1 में समझ ली थी। फिर वीडियो नंबर 2 में हमने क्या बात करी थी? तो वीडियो नंबर 2 में हमने बात करी थी कि वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो हमें जमा करना है आयोग में। वो पूरी लिस्ट समझी थी दस्तावेजों की, जो कि आपसे एमपीपीएससी ने मांगी है कि हमें ये दस्तावेज आपको इस निर्धारित तिथि को हमारे पास जमा करना है। आज के इस वीडियो नंबर 3 में, वीडियो नंबर 3 में हम क्या बात करेंगे कि ये जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक है इसे कैसे भरना है, 6 प्रतियां किस तरह से देना है, ये सब बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये फॉर्म वगैरह सब मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप विजय एकेडमी का व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको क्या मिलती रहे, सभी अपडेट मिलती रहे। तो ये सब आप प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस व्यक्तिगत विवरण पत्रक पर, इसे कैसे फिल करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम किस पे बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत विवरण पत्रक पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 6 प्रतियों में। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये 1+5 को समझना है। ये 1 क्या रहेगा? ये जो 1 रहेगा ये आपकी रहेगी मूल कॉपी। मूल कॉपी का मतलब क्या होता है? मूल कॉपी बोल लो या मूल प्रति बोल लो, मतलब जो आप आपके हाथ से लिखोगे, ठीक है, हाथ से लिखोगे। ये बात समझे आप कि ये आपको एक कॉपी तो अपने हाथ से लिखना है, और ये जो 5 रहेगी, इस 5 के आपको क्या कराना रहेगी? इस 5 के आपको कराना रहेगी फोटो कॉपी, ठीक है। अब जब ये इस पर बात कर रहे हैं हम, किस पे? मूल प्रति पर। तो मूल प्रति में क्या बात ध्यान रखना है आपको? तो देखिए, मूल प्रति में 2 बात ध्यान रखना। एक तो कि ये वाला जो पोर्शन है इसको आप खाली छोड़ रखना, ठीक है। कब? जब आप मूल प्रति हाथ से भर रहे हैं, तो ये वाला जो फोटो और जो साइन करना है ये वाला आप इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है, मूल प्रति भरती समय। उसके बाद आप इसमें सारी डिटेल भर लेंगे। ये सब अभी मैं आपको भरना भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको इन्हें भरना है। ये पूरा फॉर्म हम आज के इस वीडियो में भरेंगे और बड़ी आराम से हर एक बात को समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप पूरा फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पर अगेन आप क्या चीज छोड़ देंगे? ये वाला कॉलम आप फिर छोड़ देंगे, ठीक है। मूल प्रति जब आप भरेंगे तो मूल प्रति में आपको क्या नहीं भरना है? तो आपको मूल प्रति में ये 2 चीजें छोड़ के रखना है, ठीक है। एक फोटो मत लगाना और एक हस्ताक्षर मत करना, क्योंकि आपको क्या कराना है इसकी? आपको कराना है इसकी 5 फोटोकॉपी। जब आप इनकी 5 फोटोकॉपी करा लोगे तो फिर क्या करना? फोटो भी चिपका लेना और यहाँ पर आपकी साइन भी कर देना, और इधर लास्ट में भी जाकर क्या करना? अपनी साइन कर देना यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये मूल प्रति का काम हो जाएगा। तो क्या ये काम आपको किस में भी करना रहेगा? ये जो आपकी 5 फोटोकॉपी रहेगी, इस 5 फोटोकॉपी में भी आपको फोटो लगा करके साइन कर देना। अब देखिए कि क्या फोटो लगाना जरूरी है? देखिए, अगर मान लो आपका मन नहीं है फोटो लगाने का तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करोगे? फोटो चिपका देना और उसके बाद फोटोकॉपी करा लेना, तो आपका फिर एक फोटो में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने कि क्या करना चाहिए, तो देखिए, एक अपना मूल में भी लगा दो और यहाँ भी सब जगह फोटो लगा दो, ये ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। कोई सा भी आप ऑप्शन पे जाएं, एक फोटो लगा दें, उसकी फोटो कॉपी करा लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पे अलग अलग फोटो भी लगा दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है,
ठीक है, 2 बातें समझ गए। तो चलिए अब अपना फॉर्म फिलिंग चालू करते हैं हम। क्या लिखा है यहाँ पर, इस प्रपत्र को, ये जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक है, इस प्रपत्र को जो एप्लीकेंट है, आवेदक है, वो खुद ही भरेगा। कौन से पेन से आपको भरना है, तो देखिए बॉल पॉइंट पेन से आपको ये फॉर्म भरना है। भर करके आपको क्या करना है, उसकी 5 फोटोकॉपी कराना है। और ये देखिए वही बात लिखी है, 5 फोटोकॉपी कराना है। और उसके बाद देखिए पृथक पृथक उन पर हस्ताक्षर करना है। तो अगर आपका मन है कि बस मैं तो फोटो चिपका देता हूँ, तो ये देखिए फोटो जैसे मूल जो प्रति है उसपे, मूल प्रति पे आपने क्या करा, फोटो चिपका दिया, मूल प्रति पे फोटो लगाया। और उसके बाद क्या कर दिया, अपनी 5 फोटोकॉपी करा ली, मूल प्रति पे फोटो लगाया, फिर 5 फोटोकॉपी करा ली। और फिर सब पे फाइनली क्या कर दिया आपने, आपकी साइन कर दी। ठीक है, ये बात यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्म भरना अब अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको लिखना है आपका आवेदन क्रमांक। जो आपका फॉर्म था उस फॉर्म में, या आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, या तो जो आपने जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो उस फॉर्म में भी ये लिखा है, या जो आपका एडमिट कार्ड है जिससे आप परीक्षा देने गए थे, इस दोनों में ये आपको मिल जाएगा। तो आपको वहां से देखकर ये लिखना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, साक्षात्कार तिथि। तो देखिए साक्षात्कार तिथि आपको अभी क्या पता है, अभी नहीं पता है, ये बाद में अलग से एमपीपीएससी घोषित करेगा। तो फिर क्या करें, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, ऐसा कि ऐसा ही इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, कोई टच नहीं करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है विज्ञापन क्रमांक और दिनांक बताओ। तो देखिए जो आपका विज्ञापन क्रमांक है, विज्ञापन क्रमांक आपका क्या है, तो आपका विज्ञापन क्रमांक है 5454/2022। मतलब विज्ञापन जो क्रमांक है वो 54 है, साल 2022 है। और किस तारीख को आया था ये, तो इसकी जो दिनांक है, ये आपको ऐसा ही अपने फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसकी दिनांक है, तो ये कब आया था, 30 तारीख को आया था, 30 दिसंबर को। आपका विज्ञापन कब आया था, 30 तारीख को। तो ये आपको ऐसा भरना है। ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं, परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम आप सभी को पता है क्या है, कराधान सहायक, कराधान सहायक परीक्षा 2022, ये भर देंगे आप। उसके बाद बात करते हैं आवेदित पद का नाम, इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखिए आपका पद का नाम क्या है, कराधान सहायक, कराधान सहायक है। उसके बाद बात करते हैं विभाग का नाम। देखिए जो आपका विभाग का नाम है, किस विभाग में है आपकी ये होगी पोस्टिंग, तो ये आपकी होगी वाणिज्यिक। ठीक है, वाणिज्यिक कर विभाग, ये सब आपको ऐसे भरना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 8। क्या बोल रहा है, आपका नाम लिखना है, तो हिंदी में नाम लिख देना है, यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिख देना। यहाँ पर आपको पिता का, जो भी मेल होंगे अपने फादर का नाम लिखेंगे, जो गर्ल्स हैं जिनकी शादी भी हो गई है तो फिर वो अपने पति का लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, जन्म दिनांक की बात कर रहा है। तो देखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको किससे लिखना है, आपका जो आपके 10वीं में 10th के जो मार्कशीट है उसमें जो लिखी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, रेंडमली लेते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ है आज की दशम तारीख की, उसको मान लेते हैं जैसे 12 अप्रैल को ही हुआ था, और वो कब हुआ था, मान लेते हैं 2001 में। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिखना है कि 12 अप्रैल 2001, ये आपकी जैसे तारीख है मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको इसे शब्दों में भी लिखना है, तो आप इसे फिर शब्दों में लिखेंगे इस तरह से, 12 अप्रैल 2001। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि दिनांक 1/1
2000, 2 लिखा है, 20 लिखा है, मतलब ये 2000 को इंडिकेट कर रहा है। तो कितना, तो ये जो आपकी आयु की गणना होगी वो किससे होगी, 2023 से। तो आपको लिखना पड़ेगा 23। फिर यहाँ पर आपको आपकी आयु कैलकुलेट करके लिखना है। तो अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या यहाँ के लिए, तो इस पॉइंट के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जो आपने आपका फॉर्म भरा था ना, जो आपका आवेदन फॉर्म था, आवेदन फॉर्म था आपका, उस आवेदन फॉर्म को देखना। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, उसके बाद लिखा होगा दिनांक 1/1/23, और उसके बाद पास में ही लिखा होगा यहाँ पर, तो वो मिल जाएगा उस आवेदन फॉर्म में। तो बस वहीं से उठा करके यहाँ पर भर देना। ठीक है, आया समझ में। या आप ऑनलाइन भी कोई भी एज करके मिलते हैं कि एज कैसे कैलकुलेट करें, एज कैलकुलेटर, एज काउंटर करके ऐसे ऐप मिलते हैं गूगल पर, तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर वो क्या होता है, जो ऑनलाइन करोगे ना तो एक आधे दिन का अंतर आता है। जैसे आपका मान लो 24 दिन बता रहा है फॉर्म में, तो हो सकता है वो उसमें जो ऑनलाइन आप देख रहे हो उसमें 25 दिन दिखा दे। तो उसका भी टेंशन लेना है आपको। 24 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, 25 भी लिख दोगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा आपने जो आवेदन फॉर्म में जो लिखा है ना, सीधा सीधा लिख दो। अब आपका देखिए जन्म कहाँ हुआ है, जहां पर आपका जन्म हुआ है जन्म स्थान लिख देना। फिर आपका वो किस शहर या तहसील में था वो बता देना यहाँ पर। फिर कौन से जिले में आप आते थे और कौन सा राज्य था, ये सब बातें लिख देना। अब ये बोल रहा है कि जो आवेदक है, जो अप्लीकेंट है, वो मध्य प्रदेश का निवासी है, तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। तो देखिए अब इसके अंदर आप कितने साल से रह रहे हैं, कोई 10 साल से रह सकता है, कोई 20 साल से रह सकता है। अब मान लो आपका तो जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ है और आज आज तक आप मध्य प्रदेश में ही रह रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, तो आप तो बस एक लाइन लिख देना जन्म से, इतना सा लिख देना कि जन्म से, और ये काम हो गया आपका। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, 14 नंबर के पॉइंट पर। क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी, मतलब आप क्या रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो अगर आप आते हो तो फिर आप किस कैटेगरी में आते हो, कौन से वर्ग में आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हो। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी ध्यान रखना है आपको, ये नॉन क्रीमी लेयर में आना है। मतलब आपकी जो इनकम है, जो आपकी इनकम है आपके परिवार की, वो कितने से ज्यादा ना हो, 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, या आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, तो यहाँ पर आपको वो बात अंकित करना है। तो आप मान लेते हैं हम, जैसे कोई बच्चा किससे आ रहा है, जैसे मान लेते हैं हम कोई बच्चा आ रहा है अनुसूचित, जैसे मान लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग से आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अन्य, पूरा लिखना आप, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में ही होंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देना नॉन क्रीमी लेयर। कोशिश करना ये जो इनकी लाइन वाइन है ना, इससे बाहर नहीं जाए आपका। ठीक है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर, थोड़ा बहुत चला भी जाता है कोई दिक्कत नहीं। फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाएगा ये जारी प्रमाण पत्र क्रमांक। तो देखना ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है ये काफी बड़ा होता है, मतलब इतनी ये जो जगह है ना, ये इतनी जगह में आएगा नहीं। तो अब आपको फिर दिक्कत आएगी कि करे क्या, तो कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा है ना इसे यहाँ से लिखने लग जाना, जो भी आपका नंबर हो यहाँ से लिखते हुए, और कोशिश करना कि यहाँ तक में, ये यहाँ से यहाँ तक में आपका पूरा ये खत्म हो जाए। ठीक है, फिर उसी पे डेट भी डली होगी, जैसे मान लेते हैं किसी के ऊपर डेट डली है 18 मार्च 2019 मान लेते हैं, तो ये ऐसे लिख देना। ठीक है, अगला पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि ये प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। मतलब जो आपका फॉर्म है किसने जारी करा है, जैसे अनुविभागीय अधिकारी ने जारी करा है, उस पर लिखा रहता है मतलब उनका नाम भी लिखा रहता है कि अनुविभागीय अधिकारी और किसने जारी करा है। तो इसका मतलब है कि हाँ आपका जो सक्षम अधिकारी है उसने ही जारी करा है। तो आपको क्या करना है, केवल क्या लिख देना है यहाँ पर कि हाँ भैया, तो हाँ लिख देना है। अब ये आपने हाँ लिखा, और ये जो नहीं लिखा है ना पास में, इसको ऐसे करके काट देना। ठीक, तो ये आपका जो पेज नंबर 1 था ये हमने पूरा भर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर। आवेदक का वर्तमान डाक का पता, तो यहाँ पर आपको आपका पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, कौन से आप ग्राम से हैं, शहर से हैं, जैसे मान लो कोई इंदौर से है तो क्या लिख देगा इसमें भी इंदौर, जिले में भी क्या लिख देगा इंदौर, राज्य में क्या लिख देगा
मध्य प्रदेश। फिर आपका जो भी पिन कोड हो यहाँ पर पिन कोड लिख देना। अब मान लेते हैं किसी बच्चे का वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों क्या है, एक है। एक भी हो तो भी आपको ये पूरा भरना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरा सेम के सेम यहाँ भी लिख देना। अलग अलग है तो आप लिखेंगे ही। अब बात करते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं। ये मूल निवास स्थान, तो यहाँ पर आपका जो भी जैसे मूल निवास स्थान जहां पर भी हुआ था आपका वो लिख देना आपको कि कहाँ से है आप, मूल स्थान क्या है, कहाँ पर आपका वो जन्म हुआ था, क्या कहाँ के मूल निवास स्थान है, ठीक है, वो उल्लेख कर देना। जिला कौन सा है लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदक का आधार कार्ड नंबर। तो ये आपका जो आधार कार्ड नंबर हो, एक एक डिजिट सब में लिख देना। पूरे 12 डिजिट का रहेगा, 12 डिजिट इसमें आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का है 1 2 3, तो ऐसे लिख देगा 4। फिर है उसका 7 6 5 2, ठीक है। फिर किसी का है 1 2 3 4, तो ऐसे आपको डिजिट भर देना। ये रेंडमली किसी लिए है मैंने, ठीक है। आ गया समझ में? ये किसी का कोई आधार नंबर नहीं है, ये ऐसे ही रेंडमली लिया है आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, आवेदक का ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आपसे ईमेल आईडी मांग रहे, पर किसकी मांग रहे ये भी ध्यान रखना, आवेदक की। तो आप ऐसा मत करना कि किसी और की ईमेल आईडी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अपनी खुद की ईमेल आईडी लिख देना इसमें, ठीक है। अब नहीं हो तो सर मेरी तो ईमेल आईडी नहीं, होंगे कुछ बच्चे ऐसे क्योंकि काम नहीं पड़ता तो नहीं बनाते, तो बना लेना, क्रिएट कर लेना, ठीक है। क्रिएट हो जाती है, कोई वो 10 मिनट का काम रहता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपनी नई ईमेल आईडी बना लेना। अब बात करते हैं पॉइंट 18 पे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिखना, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 पर, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण पत्रों, विवरण के दे प्रमाण पत्रों, अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करना है आपके, देखिए हाई स्कूल मतलब जो 10वीं है, हायर सेकेंडरी मतलब जो 12वीं है, और जो आपका ग्रेजुएशन है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल देना है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन बता देगा अपना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ क्या लिखना, बोर्ड या विश्वविद्यालय। यहाँ पर आप जैसे मान लेते हैं आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से हुई है, तो यहाँ पर आप लिख देना माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आप आपका इसमें भर दोगे। 12वीं भी अगर आपने इससे ही पढ़ रखी है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से, तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। फिर आपने किस वर्ष में आपका 10वीं पास करी थी वो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका 10वीं का आपका ईयर है, आपके जो मार्कशीट होगी ना उस पर लिखा रहता है ईयर, जैसे ऐसा लिखा रहेगा उसमें मार्च 2016 या 17, या जो पहले पास आउट होंगे तो उनका 2008 ऐसा लिखा रहेगा, या 2006 में किसी ने पास करा हो लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लो किसी का 2006 है, क्या लिख देगा 2006। फिर जो रिजल्ट है उसी के नीचे तारीख भी लिखी रहेगी। सामान्यतः माध्यमिक शिक्षा मंडल के रिजल्ट मई जून में आते हैं, मान लेते रेंडमली तारीख लेते हैं कि 19 मई को आया, तो 19 मई 2006 लिख देना। श्रेणी क्या रही आपकी, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट डिवीजन पास हुए आप, लिख देना प्रथम, कोई सेकंड हो तो द्वितीय लिख देना, कोई थर्ड हो तो तृतीय लिख देना। फिर आपके प्रतिशत बता देना, यहाँ जो भी हो 70 80 90 75 65 45 जो भी हो, मान लेते किसी के 55 होंगे तो वहां वो ऐसे लिख देगा 55%, या किसी के 95 हो तो क्या लिख देगा यहाँ 95%, अपने परसेंटेज निकाल लेना। फिर आपके परीक्षा के विषय, तो देखिए परीक्षा के विषय 10वीं में जैसे 6 विषय रहते हैं,
तो अगर आप छोटे छोटे अक्षर में लिखेंगे तो लिखा जाता है, जैसे हिंदी, ठीक है, फिर आपका हो गया अंग्रेजी, फिर आपका जैसे हो जाता है गणित, संस्कृत, ठीक है, विज्ञान, और आपका सामाजिक विज्ञान। तो ऐसे लिखेंगे आप, लिखा जाएगा। शैक्षणिक संस्था का नाम मतलब आप किस स्कूल से पढ़ते थे, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिख देना, पूरा नाम लिख देना, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर। इसमें दो बातें हैं, एक है अभियुक्ति और एक है आपका संलग्न क्रमांक। अब हम किस पे बात कर रहे हैं अभी? अभी हम बात करते हैं अभियुक्ति पे। अभियुक्ति का मतलब ये होता है कोई मेरिट एरिट में आए हो क्या आप? क्या 10वीं में मेरिट में आए हो क्या आप? ठीक है, मेरिट में आए हो। मान लेते हैं आपने 10वीं में टॉप करा था, आपकी मान लो रैंक है, मान लेते हैं फर्स्ट ही रैंक है आपकी, तो आप यहाँ लिख दोगे प्रथम रैंक, ठीक है, जो भी आपके पास हो, जहां भी आपकी रैंक लगी हो वैसा करके लिख देना छोटे अक्षर में, ठीक है। आपने कहाँ पर टॉप करा है, किस लेवल पे टॉप करे थे, आपने लिख देना, ठीक है। या आपका मतलब कौन सी रैंक लगी, आपकी पहली लगी, 10वीं लगी, जो भी आपके पास हो लिख देना। फिर उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, संलग्न क्रमांक। संलग्न क्रमांक को मतलब इंग्लिश में बोले तो ये होता है सीरियल नंबर। ये कहाँ मिलेगा? आपके मार्कशीट में जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें ऊपर की तरफ ये लिखा रहता है एस और एन नंबर करके, हिंदी में लिखा रहेगा स और क्र करके, संलग्न क्रमांक। तो ये यहाँ से वो जो नंबर होगा ना, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लेते किसी का होगा 0881192 6, ऐसा जो नंबर रहता है वो, ये रेंडमली लिया मैंने, आपकी मार्कशीट पे लिखा रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे स और का करके ऐसा लिखा रहता है, उसी के नीचे A.NO लिखा रहता है, मतलब संलग्न क्रमांक, तो वो लिख देना है यहाँ। इसी तरह आपका वर्ष और दिनांक, जैसे 6 में हुआ था तो अब ये आपका 8 में हो जाएगा। मान लेते हैं रिजल्ट आपका 21 जून को आया होगा उस बार, मान लो जो भी तारीख को आए, तो यहाँ ऐसे लिख देना, जो भी आपका प्रथम या द्वितीय हो, जो परसेंटेज हो लिख देना। यहाँ पर भी देखिए 5 ही विषय होते हैं, तो आराम से इतनी जगह में 5 सब्जेक्ट लिखा जाएंगे। स्कूल का नाम लिख देना, फिर अगर आपकी कोई रैंक वगैरह लगी हो तो वो रैंक बता देना, फिर वही आपका संलग्न क्रमांक बता देना यहाँ, ठीक। अब आते हैं ग्रेजुएशन में। अब हम फॉर्म किसका भर रहे हैं? कराधान सहायक का। तो सीधी सी बात है, सभी बच्चों का क्या होगा, यहाँ पर तो सबका वाणिज्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपने किस विश्वविद्यालय से पढ़ा, आपके विश्वविद्यालय, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, इसका नाम आ जाएगा आपकी विश्वविद्यालय का नाम लिख देना यहाँ पूरा, ठीक है। विश्वविद्यालय का नाम लिखना आप, जो भी आपका हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो सकता है, अवधेश प्रताप हो सकता है, बरकतुल्लाह हो सकता है, जो भी हो। फिर किस ईयर में आपका ग्रेजुएशन हुआ वो लिख देना, किस तारीख को आपको, जो फाइनल वाला जो रिजल्ट है ना, जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उस पर लिखी रहती है तारीख, तो जो फाइनल वाला है वो वाली तारीख यहाँ पे लिख देना। जो आपको सबसे लास्ट में, जो आपको थर्ड ईयर में मिलती है, आपका ईयरली हो या सेमेस्टर हो, सेमेस्टर में हो तो जो 6 सेमेस्टर वाली जो डेट हो वो लिख देना, ईयरली होगी तो फिर एक ही मार्कशीट होगी, वो लिख देना। आपका ईयर 8 में ये हुआ तो जैसे 11 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट लिख देना जो भी आपकी हो। फिर यहाँ भी आपका जो भी रहा हो, प्रथम द्वितीय तृतीय, और जो भी फिर आपके परसेंटेज हो ये बता देना। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर जगह है हमारे पास कम, और ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लिख देना वाणिज्य, वाणिज्य संकाय के सभी अनिवार्य विषय, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, इससे बाहर नहीं जाए आपका, ठीक है। ये बात आप याद रखना, आपका फॉर्म फिलिंग करोगे, मैं आपको यहाँ भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका ये जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स को आप कोशिश करना थोड़ा बहुत बाहर हो जाए, चल जाता है, पर इससे बाहर ना जाए, ठीक है। सब चीजें क्लियर विजिबल हो, साफ सुथरा दिखे आपका फॉर्म। तो यहाँ लिख देना वाणिज्य संकाय के सभी अनिवार्य विषय। फिर यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ स्कूल, यहाँ पर कॉलेज से पढ़ा आपने, कॉलेज का जो भी आपके कॉलेज का नाम हो वो लिख देना, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ जो विश्वविद्यालय का नाम है पूरा नाम लिखना आप, यहाँ आपका जो कॉलेज का नाम है पूरा नाम लिखेंगे। फिर अगेन यहाँ पर आपका वही कोई रैंक वगैरह मारी हो जो भी आपकी हो वो लिख देना, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका वही सीरियल नंबर जो भी रहेगा वो लिख देना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो तो फिर आपका यहाँ विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा, उसका वर्ष आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो भी आपका प्रथम द्वितीय तृतीय हो वो आ जाएगा। यहाँ पर आपके फिर विषय जो भी आपने करा करा हो वो बता देना, कॉलेज का नाम बता देना, रैंक आई हो बता देना, कोई आपका नंबर वगैरह नंबर भी रहेगा, अभियुक्ति नंबर तो रहेगा वो बता देना। तो इस तरह फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर आप ये लाइन पढ़ेंगे, कभी किसी स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन हो जाए तो देखिए, केवल वही अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण अंकित करें जो विज्ञापन अनुसार पात्रता हेतु वांछित चाही गई है। मतलब विज्ञापन में तो क्या लिखा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वाणिज्य में, बस इतना सा लिखा है। ठीक है, तो आप चाहे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब कि आप यूँ सोचे कि सर इसमें तो लिखा है कि अब मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। बहुत बच्चे का पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है तो वो दिखाते हैं। और भी आपको कोई अन्य वांछित अर्हता आपके पास हो तो वहां पर यहाँ पर उल्लेख कर देना। ठीक है, वैसे ही भरना है। कोई अन्य अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हता हो, जैसे मान लो कोई सीए हो सकता है, कोई सीएस हो सकता है, या आपने कोई और ऐसा लगता है आपको कि ये मेरी इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उल्लेख कर देना सब चीजों में। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट पर। देखिए, कुछ बच्चे उससे पढ़ते हैं, सीबीएसई से पढ़ते हैं, तो सीबीएसई में कई बार क्या ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो ये बोल रहे हैं जो भी आपका ग्रेड प्रणाली अंतर्गत यदि किसी परीक्षा में सीजीपीए हो, आपका सीजीपीए हो, या जो ग्रेड सिस्टम हो उसमें आपको प्राप्तांक मिला होगा, तो जो संस्थान था या जो विश्वविद्यालय था उसने किसी ना किसी फॉर्मूले से, उनका एक फिक्स फॉर्मूला रहता है, उसके माध्यम से जो भी आपके प्राप्तांक आए होंगे नियत फॉर्मूले के अंतर्गत, ऐसे प्राप्तांक को हमें क्या करना है, जो उन्होंने सीजीपीए में या ग्रेड सिस्टम में दिए हैं, तो उनका जो फॉर्मूला है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला है, फिक्स्ड फॉर्मूला है, उसका उपयोग करते हुए हमें उसे क्या करना है, ये देखिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करना है। मतलब अगर आपने ग्रेड सिस्टम में पास करा हो या आपने सीजीपीए में पास करा हो, लेकिन यहाँ पर जब हम परसेंटेज लिख रहे थे जो 95%, या बोल लो यहाँ पर आपका हो गया 80%। ठीक है, ये हो गया 80%, ये आपका हो गया, यहाँ पर हो गया 78%, ये आपका हो गया, ठीक है, 74%। तो ये जो आप परसेंटेज लिख रहे हो ये आपको परसेंटेज लिखना है। ठीक है, आप आपका ग्रेड सिस्टम मत लिखना। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो भी आपके प्राप्तांक थे उनको है ना प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करना है, परसेंटेज में शो करना है। फिर आपको एक और बात लिखी है उन्होंने कि जो आपने फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की प्रति भी आपको संलग्न करना है यदि विश्वविद्यालय में। अब अगली बात, ये समझ गए आप इतनी बात? अब बात करते हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, या आपने मंडल में, मंडल मतलब आपने 10वीं 12वीं में, माध्यमिक शिक्षा मंडल हमने लिखा ना यहाँ पर, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर आपने विश्वविद्यालय में या मंडल में प्रावीण्य सूची, मतलब वही आप आए हो मेरिट में, ठीक है, तो आपको प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो ये जो अभियुक्ति के तहत जानकारी दे। तो हमने ये बात समझ ली है कि अभियुक्ति में हमें क्या बताना है, ये मेरिट बताना है। ठीक है, किस तरह से लिखना है ये भी बता दिया आपको। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, विज्ञापन अनुसार कोई वांछित अनुभव यदि मांगा जाए तो उसका विवरण दे। तो देखिए, जो हमारा ये विज्ञापन है कराधान सहायक का, किसका, कराधान सहायक का, इसमें ऐसा कोई उन्होंने अनुभव नहीं मांगा है, तो ये हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो क्या ऐसे ही खाली छोड़ देंगे? तो देखिए, कुछ मत करो ऐसे, और जब हम खाली छोड़ते हैं ना तो खाली छोड़ने के लिए हिंदी में वर्ड होता है निरंक, तो लिख देंगे निरंक, और ये इस तरह से ऐसे करके ये कर देना, पूरे साफ सुथरी लाइन खींच लेना कि हमने इसे खाली छोड़ा है। यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, देखिए आप एमपी गवर्नमेंट के अंदर हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या अर्धशासकीय हो या अशासकीय पद पे आप कार्यरत हो,
तो यहाँ पर आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक बात और उन्होंने लिखी, केवल वही सेवा का विवरण आपको अंकित करना है जिसमें आप अभी निरंतर सेवा दे रहे हो, मतलब अभी भी आप उसी में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, एट प्रेजेंट आप उसमें क्या हो, वर्किंग हो। ठीक है। अब आप बोलेंगे हाँ सर मैं तो एमपी के गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या जो अशासकीय है इसमें मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें देखिए एक और बात लिखी कि आपको उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। ठीक है। अब यहाँ पर आप किस पद पर हैं, तो यहाँ पर आप जो भी पद पे काम कर रहे हो उसका उल्लेख करें। कार्यरत कार्यालय या मतलब जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो या किसी संस्थान में काम कर रहे हो या फॉर्म में काम कर रहे हो, तो उसका नाम भी लिखना है आपको। नाम भी यहाँ पर आप पूरा लिखोगे, छोटे छोटे अक्षर में लिखना, और पता भी लिखना है। ठीक है, बॉक्स इतना ही है। फिर आपके कार्यालय का प्रकार कैसा है, वो शासकीय है, अर्ध शासकीय है या अशासकीय है, अब वो भी लिखो। जैसे मान लो आप शासकीय हो तो आप शासकीय तो लिख दोगे। फिर आपका अगला काम क्या होता है कि उस मूल रूप से आप किस विभाग में हैं, तो उस विभाग का भी उल्लेख करना है, मतलब उस विभाग का नाम भी लिखना है आपको यहाँ पर। फिर आपने किस तिथि से ज्वाइन हुआ, मान लो जैसे कोई व्यक्ति है वो 2011 से काम कर रहा है, हम मान लेते हैं 1 जुलाई 2000 कोई 11 से कर रहा है, तो वो लिखेगा 1 जुलाई 2011। अभी भी आप काम कर रहे हो तो कब तक, तो आप लिखोगे वर्तमान तक। ठीक है। अब आपकी जो ये नियुक्ति का प्रकार है वो कैसा है, आप वर्तमान तक की जगह दूसरा वर्ड भी अगर आपको कुछ लगे ज्यादा उचित है वो भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नियुक्ति का प्रकार आपका कैसा है, नियमित है, संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मानदेय पे है, या किसी योजना में है, या कोई अन्य प्रकार से। जैसे मान लो आपको संविदा में आप जॉब करते हो तो आप क्या लिख दोगे, संविदा। कोई व्यक्ति नियमित होगा तो वो क्या लिख देगा, वो फिर लिखेगा नियमित। ऐसे करके भर देना है आपको। फिर बात करते हैं कुल मासिक वेतन, महंगाई भत्ते सहित वेतनमान और परिलब्धियां, मतलब जो भी आपको वेतनमान आपका कितना मिल रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद टोटल आपकी सैलरी कितनी आपको मिल रही है वो यहाँ पर लिख देना। फिर आप जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, कार्यरत विभाग का जो ईमेल आईडी हो वो आपको ईमेल लिखना है, या आपको कार्यालय का जो दूरभाष नंबर है, मतलब जो उनका लैंडलाइन नंबर है वो बताना है, और साथ ही साथ उसका एसटीडी कोड भी लिखना है आपको। तो ईमेल आईडी बता देना, जो आपका टेलीफोन नंबर हो वहाँ का वो टेलीफोन नंबर भी बताना, साथ ही साथ जो उनका एसटीडी कोड होता है वो भी लिखना आगे। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ भर दोगे। क्या विभाग से नियमानुसार आपको एक अनापत्ति प्राप्त करना है, मतलब आपको क्या लगाना है, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना है उनसे। किससे, जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो वहां से आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। अगर आपने ले लिया तो आप हाँ लिखोगे, और संलग्न है तो भी आप लिख दोगे हाँ। अब मान लो कि नहीं लिया आपने तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसमें जॉब में है तो आप ये ले लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, जो आपका एनओसी लेना उस डिपार्टमेंट से कि हाँ आप अगर कहीं और जॉब करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का आप आपके उनसे ले लेना। तो ये पूरा भर देना। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर तो हमने किसकी बात करी थी कि अगर आप किस में जॉब कर रहे हो, अगर आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय या अशासकीय पद पर सेवारत हो, तो ये उनका उल्लेख है। अब ये बोल रहे हैं कि आप किसी अन्य संस्थान में, ये किसको छोड़कर, मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर कहीं आप अन्य काम कर रहे हो, किसी भी विभाग में किसी पद पर आप काम कर सकते हो। आप किसी अन्य संस्थान में, विभाग में, किसी भी पद पर अगर आप सेवारत हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका विवरण बताना है। यहाँ पर भी क्या बात लिखी है, उन्होंने वही बात लिखी कि आपको निरंतर सेवा में होना चाहिए, मतलब आप अभी प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो। यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो सब यहाँ पर अपना प्राइवेट सेक्टर के लोग जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो फिर वहां पर अब आपका वही किस पद पे हैं आप उल्लेख करेंगे, उस ऑफिस का नाम और उसका एड्रेस बताएंगे। फिर यहाँ पर आपका जो ऑफिस का टाइप है वो किस प्रकार का है, शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय है। मूल विभाग का नाम भी बताना है, जैसा हम समझ गए कब से आप वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कब तक, तिथि तक, तो जैसे आप वर्तमान में भी कर ही रहे हैं तो बता देंगे कि वर्तमान तक।
आपका नियुक्ति का प्रकार क्या है, नियमित है, संविदा है, मानदेय है या किसी योजना में, ये उल्लेख यहाँ पे कर देंगे। आपका वेतनमान कितना है वो लिख देंगे, टोटल सैलरी कितनी मिल रही है लिख देंगे। उस ऑफिस की ईमेल आईडी आप लिख देंगे, ठीक है, ईमेल आईडी। और अगर आप उनका टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं, टेलीफोन नंबर लिखे तो एसटीडी कोड भी बताना पड़ेगा। क्या आपने उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है? अगर ले लिया है तो क्या लिखोगे, हाँ, और संलग्न में भी क्या लिख दोगे, हाँ। ठीक है, ये जो नहीं लिखा है छोटा सा, इसको फिर क्या कर दो, ऐसे काट दोगे। अब आ गए, यहाँ है कि यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार क्या है, किस आधार पे आप छूट मांग रहे हो, और विज्ञापन में किस खंडिका में, मतलब किस पेरे में उल्लेख है उसका, वो भी आप यहाँ पर फिर बताओ। तो देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है सभी बच्चे छोटे हैं इस एग्जाम में, मतलब किसी का ग्रेजुएशन 16 में हुआ होगा, किसी का 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। तो जहाँ तक है कि आप किसी को भी आयु सीमा में छूट की जरूरत ही नहीं होगी, आप सभी अभी 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 के आसपास के होंगे। तो यहाँ पर आप फिर क्या लिख दोगे, नहीं। अब अगर मान लो किसी बच्चे को जरूरत हो, ठीक है, मान लो किसी बच्चे को क्या हो, जरूरत हो आयु सीमा में छूट का, तो देखियो विज्ञापन आप देख लेना, उस विज्ञापन के किस पेरे के तहत, फिर वहां यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अगर किसी को जरूरत हो तो वो लिखेगा हाँ, और वो पूरा पेरा वगैरह सब आप क्या करना, मेंशन कर देना। ठीक है, ये आपकी फिर जिम्मेदारी है। क्या भारत के आप नागरिक हैं, तो आप क्या लिखोगे, हाँ। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है, ठीक है, तो हम तो भारत के नागरिक हैं, लिख ही दिया हाँ। ठीक है, क्या आप विवाहित हैं, बड़े सिंपल सिंपल से, हो तो लिख देना हाँ, नहीं हो तो लिख देना नहीं। ठीक है, क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, अगर आते हो तो लिखना हाँ, नहीं आते हो तो वैसा लिख देना। तो ये सब चीजें हाँ नहीं वाली मेंशन है, बहुत सरल है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक थे, अगर आपका जवाब है तो हाँ, तो कब से कब तक रहे, जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो आपके पास हैं या नहीं है वो बता देना। सरल सरल सी बातें हैं ये सब। पॉइंट 28 क्या बोलता है, किसी भी आप खेलकूद में, स्पोर्ट्स में, क्या आपने आपका जो राज्य स्टेट है या यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है उसका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है, आपने रिप्रेजेंट करा है अपने कॉलेज को, इस कॉलेज को करा है या यूनिवर्सिटी को या स्टेट को, यदि हाँ तो विवरण आपको देना है। साथ ही साथ एक और बात बताना है आपको, प्रमाण पत्र भी आपके पास फिर वो होना चाहिए, ठीक है, कि ये हाँ मैंने अपने आप को प्रतिनिधित्व किया है राज्य स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, और ये रहा उसका प्रमाण पत्र। और फिर आपको ये सारी डिटेल, उनके नाम भी बताना है, राज्य से कर रहे हो तो राज्य का नाम, यूनिवर्सिटी से किया यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज से किया कॉलेज का नाम भी इस पेरे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं 29 वाले पे, जो एनसीसी है, राष्ट्रीय कैडेट कोर में भाग लिया हो तो उसका विवरण दे। अगर आपने एनसीसी में भाग लिया तो उसका भी विवरण देना है आपको। उत्तीर्ण किए गए प्रमाण पत्र तथा पद का उल्लेख करें, प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, ठीक है। एनसीसी से हैं आप जो भी स्टूडेंट, तो अपना एनसीसी की डिटेल यहाँ पर बता देना, जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो भी बता देना, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। और आपको संलग्न भी करना है ये, तो ये वाला भी आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना रहेगा, जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर कोई एनसीसी से हो। अगर किसी ने अपना स्पोर्ट्स में प्रतिनिधित्व किया है किसी भी स्तर पे तो इसका भी आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना है, ठीक है। तो ये वाला एक प्रमाण पत्र फिर जो बच्चे आएंगे वो करेंगे, ठीक है, एनसीसी वाला भी जो आएंगे वो करेंगे। अब आप बोलोगे सर हम तो नहीं आते, हम तो किसी में भी नहीं आते, हमारे पास तो, हमने तो कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं करा है, हमने तो एनसीसी भी नहीं करा है। तो बस सीधा सा जवाब है, क्या लिख देंगे, नहीं। नहीं लिख के आगे बढ़ जाओगे। एनसीसी का भी आपके पास नहीं है, क्या लिख दोगे, नहीं, आगे बढ़ जाओगे। क्या आपको कभी शासकीय या किसी भी अन्य सेवा से बर्खास्त किया है, हटाया दिया क्या आपको, या आपको जो कोर्ट था कोर्ट ने दंडित किया है क्या, आपके विरुद्ध कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है क्या। देख रहे हो, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया या किसी अन्य जॉब से आपको निकाल दिया है, हटा दिया है, या आपको न्यायालय में किसी न किसी चीज के लिए आपको दंडित किया गया है, अभियोजित किया है, या फिर आप पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो यहाँ पर आप पूरी बात लिखना, ठीक है। जो लोग इसमें आते हों वो जरूर यहाँ पर क्या करें, मेंशन करें, कुछ भी आपको डिटेल झूठी नहीं बतानी है, ठीक है।
ये बोल रहे हैं कि क्या आपको जो संघ है, मतलब यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, द्वारा परीक्षा या चयन से आपको वंचित करा है क्या? अगर करा है तो लिखे नहीं, और अब आपको तो नहीं करा है, आप तो बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, साफ सुथरे बच्चे हो, क्या कर दोगे? नहीं लिख दोगे। क्या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा में, मतलब कोर्ट का आदेश आया था उसके माध्यम से आप एग्जाम में शामिल हुए, या इंटरव्यू में आप कोर्ट के आदेश से शामिल हुए? अगर ऐसा है, हाँ, तो फिर आपको वो कौन सी आपने याचिका लगाई थी, उस याचिका का पूरा आपको विवरण देना है। साथ ही साथ फिर अगेन एक बात आ गई, फिर उस याचिका की प्रति भी हमको क्या करना है? संलग्न करना है। अब मान लो बच्चे ऐसे है ही नहीं, सबने एग्जाम दी, पास कर लिए, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप लिखोगे नहीं, और ये पूरा यहाँ तक का आपका काम हो गया एक नहीं लिख के। अब आते हैं इस पॉइंट नंबर 33 पे, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये किस पे बात करता है? आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में क्या हो, सहायक हो, जैसे अभिरुचि हो, मतलब अभिरुचि का मतलब हो जाता है आपकी कोई भी हॉबी हो, या आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो, तो वो आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका उल्लेख करेंगे, जो भी अभिरुचि, ठीक है। तो इस कॉलम को सामान्यतः जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों की अभिरुचि या हॉबी ऐसे नहीं रहती है, तो क्या खाली छोड़ दें सर इसको भी? तो देखिए, ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता है, मतलब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो लोग भी ये मान के चलते हैं कि आपकी कोई ना कोई सी तो हॉबी होगी। अब अगर मान लो आपकी कोई हॉबी नहीं हो, तो आपके पास समय है, आप अपनी हॉबी डेवलप कर लें। तो अब हॉबी क्या हो सकती है? तो आप अगर जैसे कि कोई लड़का है तो उसका क्रिकेट खेलना हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लड़का है लड़की, आप क्रिकेट हो आपकी, या फुटबॉल हो सकती है आपकी, हॉकी खेलना हो सकती है, या फिर आपको कुकिंग हो सकती है आपकी, डायरी लेखन हो सकती है आपकी। ऐसे किसी भी तरह के आपके जो अभिरुचि हो वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में यहाँ लिख देंगे। अब बात करते हैं उम्मीदवार द्वारा घोषणा। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ या करती हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, इस जानकारी पत्रक में मेरे द्वारा अर्जित जो भी समस्त प्रमाण पत्र लगाए हैं या जो अभिलेख लगाए हैं आदि के अनुसार सभी प्रविष्टियां, मतलब जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ, जो जो मैं एंट्री डाल रहा हूँ इसमें, वो सभी मैंने सावधानी पूर्वक अंकित करी है, और वो क्या है? पूरी तरह से सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कूट रचित, मतलब कुछ भी मैं इसके अंदर भ्रामक त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित करते हैं, तो करने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई, मतलब फिर आप मेरे विरुद्ध क्या ले सकते हो? अगर मैं कुछ इसमें गलत जानकारी देता हूँ तो आप मेरे विरुद्ध क्या ले सकते हो? लीगल एक्शन ली जा सकती है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मैं खुद रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ये पूरी बातें लिखी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या डाल दोगे? दिनांक, दिनांक डाल देना। जैसे आज मान लेते हैं आज 12 अप्रैल है, तो मान लेते हैं आपने फॉर्म पूरा भर लिया और 14 अप्रैल को आपका फॉर्म भरा गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 14/4/2024। आप आपके जो भी प्लेस है कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। जो इंदौर से हो तो इंदौर लिख देना, इंदौर से नहीं हो, देवास से हो, देवास लिख देना, कुछ भी लिख दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहां से हो वहां का लिख देना। अब उम्मीदवार के हस्ताक्षर क्या करोगे? अभी तो खाली छोड़ोगे, ये आपकी क्या बना रहे हो? अभी तो आप मूल प्रति बना रहे हो, ठीक है। तो ये मूल प्रति है, मूल प्रति पे यहाँ पे साइन अभी मत करना, लेकिन नाम, नाम आपका जो भी हो यहाँ पर लिख देना। अब आपने ये क्या करा? ये आपने पूरा फॉर्म भर लिया, तो ये पूरा फॉर्म जो भर लिया है आपका, ये हो गई आपकी मूल प्रति। क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी मूल प्रति, जो हमने शुरू में समझी थी। अब आपने पूरा भर लिया, ये मूल प्रति आपकी एक बन गई। अब आप क्या करोगे? आपका अगला काम है, जाओगे, अगर देखिए कोई स्टूडेंट एक फोटो लगाना चाहता है और उसकी फिर फोटोकॉपी कराना चाहता है तो वो भी कर सकते हो। कोई ऐसा कर सकता है कि जो 6 कॉपी है उन पे सब पे अलग अलग फोटो लगा दे, वो भी चल जाएगा। जो आपका मन करे, ठीक है, वो कर लेना, कोई दिक्कत दोनों में नहीं आती है। आप एक फोटो लगा दो, उसकी फिर 5 फोटोकॉपी करा लो, और केवल, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि केवल आप क्या कर दें, फिर प्रत्येक पर हस्ताक्षर कर दें, तो आप आपने फोटो लगाया और आपने आपकी यहाँ पे साइन कर दी, ठीक है, और फोटोकॉपी में भी वही फोटो लगा और बाद में बस केवल साइन साइन कर दी, वो भी चल जाता है,
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो सब पे अलग अलग फोटो लगाऊंगा, वो भी कर सकते हो, किसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आज हमने क्या भरना सीख लिया? व्यक्तिगत विवरण पत्रक। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे? वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा हो तो टेलीग्राम विजय एकेडमी इंदौर का आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा, या फिर आपको एमपीपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप, विजय एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इन सब से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सब ज्वाइन कर लेना। ये नंबर भी आप सेव कर लेना। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है 8962429653। एक और नंबर है, पर व्हाट्सअप इसी पर है। ठीक है, 91119063 और 64, ये नंबर सेव कर लेना। अगला जो वीडियो नंबर 4 रहेगा, वीडियो नंबर 4 पे किस पे बात करेंगे? तो वीडियो नंबर 4 में हम बात करेंगे अनुप्रमाणन पे। जैसे आज हमने इसे भरना सीख लिया, अगले वीडियो में अनुप्रमाणन पे बात करेंगे, कैसे भरना है अनुप्रमाणन। फिर रहेगा हमारा वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 में किस पे बात करेंगे? जितने भी आपके रिमेनिंग जो फॉर्म है, कि आपको विवर्जित तो नहीं करा है, आपका अभिवचन पत्र हो गया, तो वो सब पे बात कर लेंगे। तो इस तरह ये जो आपका पूरा की पूरा जो दस्तावेज आपको एमपीपीएससी में सबमिट करना है, ये आप पूरा सीख जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।